नमस्कार दोस्तों। मैं आज जिन लोगों ने कुछ कमेंट किए हैं उन कमेंट का जवाब वहाँ पे लिख के डिटेल में नहीं दे सकता। इसके लिए ये कमेंट बॉक्स के नाम का एक वीडियो बनाता रहूँगा। अब इस प्रकार जो जो कमेंट लिखते हैं उसका डिटेल में मैं जवाब देता रहूँगा ताकि आपके प्रश्न का सही उत्तर आपको मिल जाए। तो पहला कमेंट देखते हैं। डीजे लॉक हो जाने पर क्या करेंगे, या डीजे ओपन करने पर एलएस डीजे प्रकाशित नहीं होता तो क्या करेंगे। ये कुछ 2-3 लोगों ने अलग अलग कमेंट किए थे, तो इसका डिटेल में जवाब दे देता हूँ। वैसे तो इस बात को मन से निकाल दीजिए कि डीजे लॉक हो जाएगा, क्योंकि अभी अधिकतर लोगों में डीजे को निकाल दिया है। डीजे की जगह वैक्यूम सर्किट ब्रेकर यानी कि वीसीबी लगा दिया है, इसलिए डीजे लॉक होने का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन किसी किसी लोगों में डीजे अभी भी है तो हो सकता है लॉक हो जाए, नो प्रॉब्लम। तो पहली बात ये, जब भी आप बीएल डीजे के द्वारा डीजे को ओपन करते हैं, जैसे न्यूट्रल सेक्शन में हो या अन्य कहीं भी, तो आप जब एलएस डीजे प्रकाशित नहीं होता है तो तुरंत पेंटो लोअर कीजिए, यानी कि जेडपीटी को 0 पर रखिए। अब जेडपीटी को 0 पर रखने पर होता क्या है, अधिकतर लोगों के दिमाग में ये होता है कि पेंटो लोअर हो जाएगा। पेंटो तो लोअर होगा ही, लेकिन जेडबीटी का एक इंटरलॉक एमटी डीजे की ब्रांच पर भी है, तो एमटी डीजे पे कट पैदा हो जाए, उससे डीजे ओपन हो जाएगा। लेकिन डीजे तो लॉक हो गया है, तो लॉक हो गया तो फिर ओपन नहीं होगा, तो उस समय पेंटो लोअर हो जाएगा तो सप्लाई कट हो जाएगी, तो हमारा जो भी नुकसान होने वाला है वो बच जाएगा। यानी कि सप्लाई कट हो गई, फिर अब डीजे लॉक हो गया। अब बात आती है डीजे लॉक हो गया तो उसको ओपन कैसे करें। तो डीजे लॉक हो जाए तो ओपन करने के लिए गाड़ी को कॉस्टिंग में ले जाते हुए उचित जगह पे खड़ा करें या फिर सेक्शन क्लियर करने की कोशिश करें। उसके बाद में लोको को ग्राउंड करके R1 कॉक को बंद कर दें और RS का प्रेशर ड्रेन कर दें। जब प्रेशर ड्रेन हो जावे, R1 कॉक इसलिए बंद करना है कि वहाँ से क्या है कि नहीं तो MR का प्रेशर भी RS की तरफ आएगा या पेंटो के सर्किट की तरफ आता है वो, इसलिए R1 कॉक को बंद करके उधर का प्रेशर हम स्टोरेज कर देते हैं और RS का प्रेशर को ड्रेन कर देंगे। ड्रेन करके फिर डीजे कंट्रोल बॉक्स के वहाँ जाएंगे, वहाँ पे 4 नट बोल्ट रहते हैं, उन चारों को खोल देंगे, कवर बाहर निकल जाएगा। उसके बाद में वहाँ एक योक लगा हुआ रहता है, तो उस योक के ऊपर आपके पास में मंकी रेंच होता है या पाइप रेंच होता है या 30-32 का स्पैनर होता है, उससे लगा के अपने से दूर भगाएंगे तो वो डीजे को जो लॉक हो गया है वो अनलॉक हो जाएगा। उसके बाद एलटी टेस्टिंग में 2-4 बार उसको ओपन क्लोज कर लेंगे, लेकिन एलटी टेस्टिंग करते समय भी अगर वो लॉक हो जाता है तो फिर उसको लॉक ही रहने देंगे और उसको कुछ नहीं करेंगे, फिर लोग को फेल ही माना जाएगा। तो इस प्रकार आपको अब समझ में आ गया होगा कि डीजे लॉक होता है तो क्या करेंगे और एलएस डीजे प्रकाशित नहीं होता तो क्या करेंगे। अब आपने लोगों का चार्ज लिया, एक ने ऐसा भी कमेंट किया था कि चार्ज लेते समय जब हम बीएल को अनलॉक करते हैं तो एलएस डीजे प्रकाशित ही नहीं हुआ। प्रकाशित नहीं हुआ तो फिर पेंटो रेज कभी नहीं करना है, एलएस डीजे प्रकाशित हो तो ही पेंटो रेज करना है। और दूसरी कैब में भी पीछे जाके देख लेना, अगर वहाँ प्रकाशित है तो फिर कोई चिंता नहीं है, लेकिन दोनों कैब में प्रकाशित नहीं हुआ है तो ऐसा समझना है कि डीजे लॉक हो गया, फिर उसको अनलॉक करेंगे। तो ये आपके प्रश्न का 3-4 ने कमेंट किया था, उसका जवाब ये हो गया। नेक्स्ट कमेंट है अपने पास में, क्यूआरएस को कब वेज करना है। देखो क्यूआरएस काम क्या करती है कि भाई जब बीपी प्रेशर 2.5 kg से ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है तो RGEB2 के द्वारा क्यूआरएस डी एनर्जाइज होकर ब्रेक लगवाने का या ऑटो रिग्रेशन का काम करती है Q51 को डी एनर्जाइज करके। अब क्या हो रहा है कि क्यूआरएस एनर्जाइज होना जरूरी है, नहीं तो क्या है Q51 एनर्जाइज रहेगी तो NC इंटरलॉक V1 पे खुला रहेगा, इसलिए क्यूआरएस एनर्जाइज होना जरूरी है। तो अगर हमारे पास में प्रेशर सफिशिएंट है यानी कि बीपी प्रेशर पूरा है फिर भी क्यूआरएस डी एनर्जाइज है तो उसको वेज कर देंगे। वेज करने पर सावधानी उसकी ज़्यादा कुछ नहीं है कि भाई बीपी प्रेशर ड्रॉप हो तो ऑटो रिग्रेशन नहीं आएगा, तो उस समय हमें ऑटो रिग्रेशन यानी कि एमपी के द्वारा एमपी को 0 पर रखकर रिग्रेशन लाएंगे। तो क्यूआरएस को वेज कर सकते हैं जब वो एनर्जाइज नहीं हो रही है तो, और प्रेशर बीपी प्रेशर पूरा होना सुनिश्चित कर लेवें। नेक्स्ट कमेंट था QWC कैसे काम करती है। जैसे कि सबने रट तो लिया है कि भाई QWC वेट कंपेंसेशन रिले है और वो काम करती है कि भाई स्टार्टिंग में जब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो ZQWC को दबाते हैं तो QWC एनर्जाइज होती है और 3 शंटिंग कॉन्टैक्टर दिशा के अनुसार क्लोज होते हैं। देखो उसमें ऐसा है कि जिधर के जिन मोटरों पे शंटिंग कॉन्टैक्टर क्लोज हुए उन मोटरों की फील्ड को स्टार्टिंग में थोड़ा सा कमज़ोर किया जाता है और दूसरी की फील्ड को थोड़ा ज़्यादा किया जाता है। उससे क्या होता है
कि स्टार्टिंग में जो व्हील स्लिप आना होता है वो नहीं होता है, सब एक साथ करेंगे व्हील स्लिप आएगा, है ना। तो थोड़ा थोड़ा किसी ने कम जोर लगाया, किसी में ज़्यादा जोर लगाया, तो उससे व्हील स्लिप नहीं आएगा, वेट कंपेंसेशन हो जाएगा, वेट बैलेंस हो जाएगा। तो इस प्रकार ये थोड़ा मैकेनिकल का भी सब्जेक्ट है, तो डीप में है, तो आप बस इतना समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद में एक ने कमेंट किया है कि कॉन्टेक्टर और इंटरलॉक के बारे में जरा 2-3 बार कमेंट कर दिया उन्होंने। हालांकि मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, रिले का वीडियो है, ड्रम कॉन्टेक्टर का वीडियो है, उसमें मैंने अच्छी तरह बताया है कि भाई कॉन्टेक्टर किसे कहते हैं, 3 फेज़ की सप्लाई किधर से आ रही है कॉन्टेक्टर में, और इंटरलॉक में 180 वोल्ट की सप्लाई इंटरलॉक कैसे काम कर रहे हैं, वो भी सब बताया हुआ है। फिर भी मैं उन्होंने कमेंट किया तो बता देता हूँ। कॉन्टेक्टर जो टिप्स लगते हैं, 3 फेज़ के कॉन्टेक्टर होते हैं या सिंगल फेज़ के कॉन्टेक्टर हो सकते हैं, तो जो टिप पावर सर्किट में होता है वो कॉन्टेक्टर होता है, और उसके नीचे एक इंटरलॉक की डिब्बी रहती है, उसमें 180 वोल्ट की सप्लाई से वो इंटरलॉक काम करते हैं, और इंटरलॉक कंट्रोल सर्किट में काम आते हैं, और कॉन्टेक्ट जो टिप्स होते हैं वो पावर सर्किट में काम आते हैं। एक जन ने कमेंट किया है कि CTF 3 क्यों रखे हुए हैं हालांकि इसका वो भी उत्तर मैंने दिया था, लेकिन फिर भी कुछ ने वापस पूछ लिया। जिनके मन में वो होता है, शंका होती है, वो पूछते हैं। तो CTF 3 इसके लिए हमारे पास में 6 ट्रैक्शन मोटरें हैं, और CTF चेंज ओवर स्विच है जो ट्रैक्शन मोटर के सर्किट को या तो ब्रेकिंग के लिए या फिर ट्रैक्शन के लिए तैयार करता है। तो CTF 3 इसलिए दिए हैं कि उसके ऊपर जो पावर सर्किट के टिप्स हैं, वो टिप्स हमने एक CTF को 2 मोटर के लिए बांटा था। हमको उतनी टिप्स लगाने की ज़रूरत थी। अब आप बोलोगे एक ही लगा देते, एक लगाते तो हम इतने टिप्स कहाँ लगाते, एक लगाते तो बहुत बड़ा लंबा बनाना पड़ता, और उतना लंबा हमें बनाना नहीं है। इसके लिए हमने 3 लगाए अलग अलग, ताकि हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो जाए। जैसे कहते हैं ना भाई, ये लोको इतना लंबा क्यों बनाया, इतना सा बना देते हैं लोको, जहाँ लोको पायलट खड़ा होता है बस उतना ही बना देते हैं, कैब जितना, बस तो जगह नहीं गिरता। लेकिन हमको जितनी आवश्यकता होती है उतना करना पड़ता है। तो CTF 3 इसके लिए बनाए गए हैं। वो टिप्स हम कहाँ लगाते फिर, अच्छा चलो एक बना देते, आपके कहने के अनुसार। आपने एक जन ने कहा था एक ही करते, एक करते, तो इतनी ट्रैक्शन मोटरों की जो टिप्स होती है वो हम नहीं लगा पाते थे। तो हमारे को जितनी ज़रूरत होती है उस हिसाब से बनाना पड़ता है। जैसे आप बोल दोगे कि भाई MVMT एक ही लगा देते जो 6 ट्रैक्शन मोटर को ठंडा कर देता, तो एक लगाते तो उसका आकार बहुत बड़ा हो जाता है, जो लोको में हम नहीं फिट कर पाते। इसके लिए अलग अलग आकार के 2 लगाने पड़ते हैं, और आपस में बांट के डिवाइड करना पड़ता है। इस प्रकार जो मशीनों की डिज़ाइन होती है, आवश्यकता के अनुसार घटानी बढ़ानी पड़ती है, ठीक है। तो ये कुछ कमेंट थे इस प्रकार के। मैं और भी जो कमेंट जैसे आएंगे इस प्रकार के वीडियो बनाकर आपके कमेंट के जवाब देता रहूँगा। आप अच्छी तरह से अपना नॉलेज बढ़ाइए। और दोस्तों, आपको जो भी वीडियो देखना हो आप चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट में जाके जो वीडियो देखना हो वो देखिए, और मेरे को फ़ोन वोन मत कीजिए, आप लोग वहीं पे कमेंट कीजिए। मैं आपके कमेंट का जवाब जब मेरे को टाइम मिलता है तब देता रहता हूँ। और दोस्तों, ऑडियो की जो खबरी ऐप है उस पर भी आप जाइए। उस खबरी ऐप का मैं इधर के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, तो आप वहाँ जाकर मुझे फॉलो कीजिए। वहाँ मैं अच्छे अच्छे ऑडियो प्रसारित करता हूँ, तो उसको भी सुन के आप लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।